अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी माहौल में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी के साथ जो सवाल किया जा रहा है, जिस पर बहस हो रही है, और वो है कि ईद के बाद क्या होने वाला है। ज़ाहिर है पीटीआई ने भी जलसों का ऐलान कर दिया है, और पीटीआई ने जो 6 जमाती या 5 जमाती इत्तेहाद बनाया, वैसे तो ये 5 जमाती है क्योंकि सुन्नी कौंसिल तहरीक इंसाफ एक ही चीज़ के नाम है। तो इस इत्तेहाद के जलसे भी होंगे, और जेयूआई की तरफ से भी इसी महीने जलसे होने वाले हैं। तो पीटीआई के अंदर क्या सलाह मशवरा चल रहा है, ये एक अहम सवाल है। और दूसरा ये है कि एक तरफ तो पीटीआई तहरीक चलाने की बातें कर रही है, दूसरी तरफ उसने पीपल्स पार्टी से भी राब्ते कायम कर रखे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस मरतबा गर्म जोशी पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं दिखाई जा रही, बल्कि पीटीआई ज़्यादा गर्म जोशी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही गर्म जोशी का मुजाहरा कर रही है, और कुछ ऐसी पेशकश कर रही है कि जो इसकी डेस्परेशन को ज़ाहिर करते हैं। और वो क्या पेशकश है, इस पर बात करेंगे। और फिर एक सवाल ये है कि क्या पीटीआई का पख्तूनिस्तान का जो कार्ड है वो बेअसर कर दिया है गंडापुर ने, क्योंकि पिछले हफ्ते उसने अपनी काबीना के साथ अहम वज़ीरों समेत कोर कमांडर हाउस जाकर हाज़िरी दी। और इस मौके पर क्या बात हुई, ज़ाहिर है ये तो सीगा राज में है, लेकिन जो चीज़ कामन सेंस के हवाले से समझ में आती है वो यही है कि दो तरफ़ा तावन की यकीन दहानी कराई गई है। उधर से भी कुछ तसल्लियाँ दी गई होंगी, इधर से भी कुछ तसल्लियाँ दी गई होंगी। तो इस बीच में गंडापुर से आज़ाद पुख्तूनिस्तान के हवाले से जो तवक्कुआत थी उनको ठेस पहुंची है। और अगरचे आइनी और जमहूरी हल्कों में ये बहस जारी है कि ये कोर कमांडर हाउस में वज़ीर आला को बुलाने की क्या तुक थी या क्या जवाज़ था, इस बहस में पड़े बगैर जो बात सामने नज़र आती है वो ये है कि कम से कम इस्टेब्लिशमेंट ने गंडापुर की हद तक तो पुख्तूनिस्तान का कार्ड ठंडा कर दिया है, लेकिन पुख्तूनिस्तान में घर घर जाकर एक मुहिम पीटीआई के लोग चला रहे हैं। और वो मुहिम बिल्कुल उन्हीं खतूत पर है जो किसी ज़माने में अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान में चलाई थी। उसमें ये साफ नहीं कहा गया था कि हम पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये एजुकेट किया जाता था कि अगर मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया या पाकिस्तान से अलग हो गया तो बांग्लादेश की इक़्तिसादी हालत बेहतर हो जाएगी। और वही नक्शा जो है पख्तूनख्वा में पीटीआई के कारकुन ये एजुकेट नहीं कर रहे हैं कि हमने आज़ाद पख्तूनिस्तान बनाना है, लेकिन वो ये एजुकेट कर रहे हैं कि पंजाब जो है वो पख्तूनिस्तान के वसाइल हड़प कर रहा है। पख्तूनख्वा सूबे में इतनी बिजली है, इतनी मादनियात हैं, इतने कोयले के ज़खायर हैं, इतने जंगलात हैं, इतने आबी वसाइल हैं। यानी वो सारा नक्शा बनाकर आवाम के दिल में ये बात डाल रहे हैं कि अगर पख्तूनख्वा, यानी ज़ाहिर खुद ब खुद एक फिर सवाल जहन में आ जाता है ना कि इसका मतलब तो ये हुआ कि पख्तूनिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग हो गया तो ये एक बड़ा तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क होगा। और कुछ इसी किस्म की मुहिम कराची में भी चलाई गई थी। आपको याद होगा कि कराची में एक मुहिम चलाकर लोगों को ये मिसलीड किया गया था कि कराची पाकिस्तान के मुहासिल का पता नहीं 80% रेवेन्यू जो है जनरेट करता है। ज़ाहिर है ये एक झूठ था जिसकी कल बात असा खुल गई। झूठ इसमें यह था कि वो इस रेवेन्यू में वो सारे टैक्स शामिल कर रहे थे जो पूरे मुल्क से ताजर कराची में सामान जो इंपोर्ट होता है बाहर से आता है उस पर जो टैक्स की अदायगी करते हैं वो कराची में जमा होता है, तो वो कराची के खाते में डाल दिया गया। हालांकि कराची से जो माल पूरे पाकिस्तान में आता है, लाहौर है, उसमें पिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, ये बड़े बड़े शहर हैं। फिर सिंध में हैदराबाद, सखर और ख़ुद कराची शामिल है। फिर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के जो गैर मुल्की सामान है वो सारे का सारा कराची की बंदरगाह पर उतरता है। कराची के एयरपोर्ट्स पर भी तजारती माल आता है। तो उन सब पर जो टैक्स लगता है वो ज़ाहिर इन पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों के ताजर अदा करते हैं। तो मिसलीड करने वालों ने वो सारी टैक्सेशन जो थी, वो सारे जो रेवेन्यू था उसको कराची के खाते में डाल दिया और कहा कि कराची की तो मईशत इतनी तरक्की याफ्ता है कि पाकिस्तान का 80% रेवेन्यू ये अकेला शहर जनरेट करता है। और अगर कराची अलग हो जाए पाकिस्तान से तो ये तो दुबई और सिंगापुर को भी पीछे छोड़ जाएगा। इस तरह की बातें की जाती रही हैं और यही गेम अब पख्तूनख्वा सूबे में खेली जा रही है।
और वहाँ कोई भी आदमी जाकर पख्तूनख्वा सूबे में जाकर देखे तो वो आपको हर जगह ये बात ज़ेर बहस मिलेगी कि पख्तूनख्वा के इतने वसाइल हैं जो पंजाब हड़प कर जाता है। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी गलत बयानी है और गुमराही है, ये हमारी बहस का मौजू नहीं है। हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि पख्तूनख्वा सूबे में ये डोर टू डोर मुहिम PTI चला रही है और ज़ाहिर है अगर हमें इस बात का इल्म है, बहुत सारे दूसरे लोगों को भी पता है, तो इदारों को भी पता है और इदारों के हाथ ज़ाहिर है उस अदलिया ने बांध रखे हैं जहां गुड टू सी यू का तसलसल अभी तक जारी है। आपने कल ही देखा वो क्या केस था, वो क्या मशहूर ख्वाजा सरा शेला, उसका कोई एक आशना है, उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया था। अदालत के हुक्म पर वो नाम निकाल दिया गया। किसी दूसरे इदारे की तरफ से फिर पुलिस को हुक्म आया कि इसका नाम डाल दो, तो वो जो जस्टिस एजाज इस्हाक साहब है, वही मरूफ ज़माना मशहूर ज़माना जज साहब जिन्होंने सिविल नाफरमानी, अनारकी और बगावत की खुलेआम अपनी मेज़ पर हथौड़ा बजाकर काल दी थी, तो उसने फ़ौरन एक हुक्म दे दिया कि सेक्रेटरी दाखिला को एक SHO जाए और गिरफ़्तार करके लाए। हालांकि वो सेक्रेटरी दाखिला इसका नाम उसमें से निकाल चुका था, अदालती हुक्म की तामील कर चुका था। फाजिल जज को या तो पता नहीं था, जब पता था तो उनको मौला जज बनने का शौक़ था, उन्होंने हुक्म दे दिया कि गिरफ़्तार करो और पेश करो, 1 घंटे के अंदर अंदर SHO जाए और पकड़ कर लाए। तो फिर बाद में जब रिकॉर्ड पर बात आई कि अदालत के हुक्म की तो तामील हो चुकी है, ये तो नया केस आ गया है, तो फिर मौसूफ साहब शर्मिंदा होने के बजाय उन्होंने वो बहरहाल वो मामला इस तरह। तो ये अदलिया की हालत है और अदलिया जो है वो हर कदम पर रुकावट डाल रही है रियासत पाकिस्तान के रास्ते में और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने वालों की पूरी यानी मजहबी अक़ीदत और जोश के साथ उनकी सहूलतकारी कर रही है। तो खैर ये पख्तूनख्वा का जो इशू ये मैंने शुरू में ही बयान कर दिया। तो अब ईद के बाद क्या होगा, इसमें ये 6 जमाती इत्तेहाद पर इन्हिसार है PTI का, इमरान खान का। लेकिन इसमें जो बात सामने आई है, जो PTI के लोग जो कल भी मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है PTI के लोगों के साथ, फिर वो बाहर मीडिया तक भी पहुंची, वो ये है, उसका खुलासा ये है कि अगर फजलुर रहमान साहब इस 6 जमाती इत्तेहाद में शामिल नहीं होते तो ये 6 जमाती इत्तेहाद 0/0 है। ये उनकी गुफ्तगू का खुलासा है। 0/0 के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन मतलब यही था कि अगर फजलुर रहमान इसमें शामिल नहीं होते तो फिर ये तहरीक चलने वाली नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये कोई हलचल लहर तूफ़ान उठा नहीं सकेगी। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी कीमत पर भी इस इमरान खान से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। वो अपनी इंडिपेंडेंट तहरीक चलाएंगे। वो तहरीक कितनी ताकतवर होगी और वो पख्तूनख्वा सूबे के लिए क्या चैलेंज लेकर आएगी, वफाकी हुकूमत और फ़ौज के लिए क्या चैलेंज लेकर आएगी। इसमें फ़ौज के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि मौलाना इन जलसों में वो बात खुलकर करेंगे जो अभी तक प्रेस में उस तरह से, मीडिया में उस तरह से नहीं आई। और वो क्या है, वो कहते हैं कि फ़ौज के जो अफसर हैं, सीनियर अफसर, यानी सीनियर से मुराद सीनियर मोस्ट नहीं, सीनियर जो अपने अपने इलाके में जो सीनियर अफसर है, उन्होंने पैसे लेकर PTI को जितवाया है। और PTI को, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पख्तूनख्वा में JUI को यानी 12 से 15 सीटें, 12 सीटें लगा लें कि JUI के ये यकीन है, उनके पास सबूत मौजूद हैं कि उनसे कम 12 सीटें छीनी गई हैं और ये सीटें फ़ौजी अफसरों ने छीनी है। ये मौलाना का इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम का जवाब देना, इस इल्ज़ाम का नोटिस लेना ज़ाहिर फ़ौज का काम है। हम तो यहाँ तहकीक़ात नहीं कर सकते, यहाँ तो इलेक्शन कमीशनर तहकीक़ात नहीं कर सकता, दूसरे मीडिया क्या तहकीक़ात कर सकता है। लेकिन अब ख़तरा क्या है, ख़तरा ये है कि मौलाना जलसे करेंगे और इन जलसों में ये बात अवामी प्लेटफार्म पर जब करेंगे तो ज़ाहिर जलसों में लोगों की तादाद दसियों हज़ार में होती है। मौलाना फजलुर रहमान के जलसे बड़े बड़े होते हैं, 30, 35, 40 हज़ार का जलसा करना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। 3-4 शहरों में इन्होंने जलसे किए और 30-35 हज़ार अगर एक जलसे में लोग आएँ तो वो बात फिर कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि वो हर आदमी अपने घर, अपनी गली, अपने महल्ले में जाकर ये बातें बताएगा और ये एक इशू बड़ा पैदा होने वाला है। इसमें वफाक के लिए भी परेशानी है और सूबाई हुकूमत के लिए भी परेशानी है कि जिस पार्टी ने ये सीटें छीनी या छीन कर जिस पार्टी को दी गई, वो
हुकूमत कर रही है और उस हुकूमत के लिए मसला बनेगा। मौलाना फजल रहमान के जलसों को रोकना सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं है और ना ही मुक़्तदर इदारे इतना रिस्क ले सकते हैं कि मौलाना को जलसे करने से रोक दें। अगर उनको गिरफ़्तार किया जाता है तब भी फ़साद होगा और ये फ़साद उस तरह का फ़साद नहीं होगा जिस तरह इमरान खान ने किया था। ये फ़साद ज़्यादा इम्पैक्ट वाला साबित होगा। तो अब पीटीआई की ये उम्मीद जो थी मौलाना फजल रहमान से, वो तो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस इत्तेहाद में जो दूसरी पार्टी अहम है जिसके पास स्ट्रीट फोर्स है वो है जमात इस्लामी। और अब जमात इस्लामी में इस तरह की बातें हो रही हैं जमात के अंदरूनी हलकों में कि क्या हमें पीटीआई और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का साथ देना चाहिए। वही मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो गिलगित को पाकिस्तान से अलग करके भारत का हिस्सा बनाना चाहती है। तो देखिए अब जमात इस्लामी क्या फ़ैसला करती है। लेकिन खुलासा ये है कि अगर जमात इस्लामी इस इत्तेहाद में शामिल हुई भी तो उसके कारकुन उस जोश और बलबले के साथ इस इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर सामने नहीं आएंगे। ये बात मेरी आप नोट कर लें। अगर जमात इस इत्तेहाद में शामिल रहती है तो उसका वर्कर उस जोश के साथ नहीं आएगा जिस जोश के साथ वो माजी की तहरीकों में आता रहा है। अच्छा, ये जलसे जुलूस, इसका मतलब ये है कि इस पर आप ईद के बाद का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, आप अभी से इस पर फातिहा पढ़ सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक तरफ तो तहरीक की तैयारियां कर रही है लेकिन उसे ख़ुद भी यकीन नहीं है, उसे मुतज़लज़ल है कि ये तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी। दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी से रब्ते कर रही है और उसको कह रही है कि सारे हुकूमती ओहदे आप ले लें, हमें सिर्फ वजारतें दे दें, वफाक में भी और पंजाब में भी, यानी मरकज़ में भी आपका वज़ीर-ए-आज़म, सदर तो पहले ही पीपल्स पार्टी का है, ज़रदारी साहब हैं, और वज़ीर-ए-आज़म भी हम आपके वज़ीर-ए-आज़म को वोट देंगे और पंजाब में भी आप ही हुकूमत बना लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम सीनियर वजारत तो पंजाब की हमें मिल जाए, हमें वो काफ़ी है। मतलब क्या है, मकसद ये है कि अगर ये हुकूमत बन जाती है जिसमें सारे इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास होंगे, लेकिन इस हुकूमत की वजह से फिर बदले में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत फिर इमरान खान को रिहा कर देगी और इमरान खान अपनी रिहाई के लिए इतना बेताब है। ज़ाहिर है जेल में उसे शाही महल फराहम किया गया है जहाँ शाही तजुशात और सहूलियात सारी की सारी दस्तयाब हैं। दिन ब दिन मुलाकातों की तादाद बढ़ती जा रही है और एक रिपोर्ट ये है कि हर रोज़, हफ्ते में 2 रोज़ का सब ड्रामा है, हर रोज़ मुलाकात होती है और हर रोज़ तकरीबन 7 घंटे इमरान खान मुलाकातें करता है। यानी दरबार, अपने शाही महल में वो दरबार सजा कर बैठता है और वहाँ से रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पीपल्स पार्टी बावजूद अभी तक पीटीआई के साथ कोई गर्मजोशी का जवाब नहीं दे रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसको 5 महीने की मुद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार है। उनका एक अंदाज़ा है जिसकी बुनियाद कुछ वादों पर है या यकीन दहानियों पर है या क्या है कि 5 महीने के बाद वफाक में वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। इस पर तफसील से बात कभी बाद में करेंगे। तो जनाब ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ पीटीआई के कारकुनों में मायूसी बढ़ती जा रही है। हर रोज़ माशी हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो मस्बत हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, आलमी बैंक की रिपोर्ट आई, IMF की रिपोर्ट आई। इन सारी रिपोर्टों का खुलासा ये है कि अगले साल से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी पैदा होने जा रही है। सऊदी अरब की तरफ से यकीन दहानियाँ आ गई हैं। अब शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और चीन की तरफ से भी इमदाद मिल रही है और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा दिन ब दिन दूर से दूर होता जा रहा है। बल्कि मेरी अगर राय ली जाए एक ऐसे आदमी की हैसियत से जो मईशत को तो उस तरह नहीं समझता, लेकिन माशी सरगर्मियों के इशारों से कुछ न कुछ नतीजा अख़ज़ तो हर आदमी कर सकता है। तो जो मैंने जो नतीजा अख़ज़ किया है वो ये है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा अब बाकी नहीं रहा है, यानी ख़त्म हो गया है। माहिरीन मईशत तो कहते हैं कि कम हो गया, लेकिन मेरा ये एक आम आदमी के तौर पर जो तअस्सुर वो ये है। तो ये सूरत हाल पीटीआई की वर्कर को बहुत बेचैन कर रही है। जो रात को सोते हैं अपने 250 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के व्लॉग्स और उनके तजिए पढ़कर सुनकर रात को ये सोच कर सोती है कि सुबह जब हम उठेंगे तो पहली खबर ये हमें ये सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया, पाकिस्तान को दिवालिया करार दे दिया गया। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उनको जो इंडेक्स पॉइंट मिलते हैं वो उनके हौसले तोड़ देते हैं। और यही वजह है कि अब पीटीआई के सोशल मीडिया में भी वो पहले जैसी तरफ हमें
जोश और खरोश नज़र नहीं आता, बल्कि बैन सतूर या ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, या अगर मगर के साथ कुछ मायूसी की बातें भी की जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये है जो कुछ ईद के बाद का मंजर मैं देख रहा हूँ। यानी सीरियस थ्रेट एक ही है, वो है मौलाना फजल रहमान का। बाकी अल्लाह ताला को पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 24 का साल है, इसमें कुछ बेहतरी के रास्ते हमवार होंगे, और 25 का जो साल है वो नुमायाँ बेहतरी लेकर आएगा। और वो नुमायाँ बेहतरी का मतलब ये होता है कि सबको वो बेहतरी नज़र आएगी। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कोर कमांडर साहब ने काबीना को वज़ीर आला समेत ब्रीफिंग के लिए बुलाया था, और वो ब्रीफिंग खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो सिक्योरिटी के हालात हैं और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इनके तनाज़ुर में तमाम काबीना को उन्होंने दावत दी थी अफ्तार की। हम वहाँ अफ्तार के लिए गए, जहाँ अफ्तारी हुई, और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल पर हमें तफसीली ब्रीफिंग दी। तो चूंकि पाकिस्तान की फ़ौज का ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो हमारी जो सरहदें, खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं, और वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, या जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी फ़ौज की है। इन वाक़यात के तदारक की, उनको रोकने की, और अमूमी तौर पर सिक्योरिटी को मेनटेन रखना चूँकि फ़ौज की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने हमें ब्रीफिंग भी थी, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ फ़ौज का ताउन होना चाहिए, और हमारे आपस के जो एक रिलेशनशिप है वो ऐसा होना चाहिए ताकि जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम पैदा हो दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से, तो उस तनाज़ुर में हमारा एक बाहमी राब्ता और ताउन वो ज्यादा फाल हो। नहीं, कोर कमांडर हाउस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 11 कोर का जो हेडक्वार्टर है वहां ब्रीफिंग हुई, और उसके बिल्कुल सामने कोर ऑफिसर्स मेस है, वहां पे पहले अफ्तारी हुई, वहां हम जमा हुए, अफ्तारी की, नमाज मगरिब अदा की, उसके बाद हम